नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। सभी विद्यार्थियों को इस चैप्टर को ध्यान से चीज़ों को समझना है, इस चैप्टर में जो चीज़ें आएंगी, और अपने नोट्स आपको बनाना है। तो शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर रासायनिक बल गतिकी। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें हम अभिक्रियाओं के वेग और वेग पर विभिन्न कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो ताप के द्वारा प्रभावित होता है, मतलब घट बढ़ सकता है अभिक्रिया का वेग, दाब के द्वारा प्रभावित हो सकता है, सांद्रण द्वारा प्रभावित होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो भौतिक रसायन की वो शाखा जिसमें अभिक्रियाओं के वेग और वेग पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। बल गतिकी से अभिक्रिया की क्रियाविधि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जैसे अभिकारकों से उत्पाद कैसे और किन किन माध्यमिक पदों के द्वारा बनते हैं। इस संबंध में अभिक्रिया की बल गतिकी से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अभिकारकों से उत्पाद कैसे, किन किन पदों के द्वारा, और अभिक्रिया का वेग किस पद पर निर्भर करता है, इस संबंध में बल गतिकी से अभिक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जो रासायनिक बल गतिकी है इसमें हम प्राय जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं उनका वेग प्रयोगों द्वारा निर्धारित करते हैं। रासायनिक बल गतिकी में जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं उनका वेग जो है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अभिक्रिया की गति या उसको वेग कहें या अभिक्रिया की चाल कहें, अभिक्रिया के वेग के आधार पर जो है अभिक्रियाओं को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है तीव्र अभिक्रियाएं। सबसे पहले अभिक्रिया की चाल या अभिक्रिया के वेग या कहते हैं अभिक्रिया की दर के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, हम उनको 3 भाग में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तीव्र अभिक्रियाएं। देखो, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। रासायनिक बल गतिकी क्या होती है? तीव्र अभिक्रियाएं, फास्ट रिएक्शन, क्या कहते हैं? फास्ट रिएक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, पहली रिएक्शन ये तीव्र अभिक्रियाएं। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो अभिकारकों के मिलाते ही एकदम से तत्क्षण हो जाती हैं। जैसे ही अभिकारक मिलाए, अभिकारक मिलाते ही अभिक्रिया से प्रोडक्ट जो है वो एकदम से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आयनिक जो अभिक्रियाएं होती है ना, आयनों के बीच में जो होने वाली अभिक्रियाएं होती है, जैसे अवक्षेपण अभिक्रियाएं, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये आयनों के बीच होने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, और ये 1 सेकंड के 1000वें भाग में ही ये अभिक्रिया जो है कंप्लीट हो जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो बहुत तीव्र दर से, बहुत तीव्र
चाल से कहूँ या बहुत तीव्र वेग से कहिए होती हैं। बहुत बहुत सूक्ष्म समय में ही वो पूरा हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया आयनिक अभिक्रियाएं, है ना। आयनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेपण अभिक्रियाएं या उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो जैसे हम ये उदाहरण लेते हैं, जैसे ये उदाहरण लेते हैं हम NaCl प्लस AgNO3। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम AQ का मतलब होता है एक्वस, AgNO3 AQ का मतलब एक्वस, मतलब हम जब NaCl के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाते हैं ना, तो AgCl का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। इसका हमें क्या अवक्षेप प्राप्त होता है, और ये एक फास्ट रिएक्शन होती है। तो ये बनता है NaNO3, है ना। ये एक आयनिक रिएक्शन होती है, इसमें आयन भाग लेते हैं। जैसे देखो ये कुल मिलाकर इसमें Na आयन है ना, ये Na आयन है, प्लस ये क्लोराइड आयन है, प्लस इसमें Ag आयन है, प्लस ये नाइट्रेट आयन है। तो ये आयनों के बीच होने वाली अभिक्रिया है। तो ये और ये मिलकर बना लेते हैं AgCl का अवक्षेप, है ना, और ये बनता है NaNO3। तो जो अभिक्रियाएं आयनों के बीच में होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो फास्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनमें बंध नहीं टूटते हैं, आयन पहले से ही मुक्त होते हैं। तो आयनों के बीच में अभिक्रियाएं जो होती हैं वो तीव्र अभिक्रियाएं होती है, और ऐसी जो आयनों के बीच होने वाली अभिक्रियाएं हैं उनके वेग को हम जो साधारण प्रायोगिक विधियां हैं उनके द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। समझ गए? ये आप समझिए कि जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं बहुत तेजी से होती है, उनके वेग को हम प्रायोगिक विधियों द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जैसे मैंने ये बताया, ये आयनिक अभिक्रियाएं, आयनों के बीच में जो अभिक्रियाएं होती है वो तीव्र होती हैं। तीव्र इसलिए होती हैं क्योंकि इनमें कोई बंध नहीं टूटता, है ना। आयन मुक्त अवस्था में होते हैं, जैसे ही आपस में मिलते हैं अभिक्रिया करके वो प्रोडक्ट देते हैं। तो ये तो हो गई तीव्र अभिक्रियाएं। इसके साथ साथ कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं अति मंद अभिक्रियाएं। अति मंद अभिक्रियाएं, प्यारे विद्यार्थियों, कुछ अभिक्रियाएं वेरी स्लो रिएक्शन, है ना, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इनको, वेरी स्लो रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि उनमें जब हम अभिकारकों को मिलाते हैं, रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं, तो वे अभिकारक आपस में इतना धीरे से रिएक्शन करते हैं कि कई दिनों में या कई महीनों में या साल में उनकी सांद्रता में कोई दर्शनीय या मापनीय परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे हो बात को? कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत इतने धीमी दर से होती है कि कुछ दिनों में या महीनों में भी उनकी सांद्रताओं में कोई मापनीय या दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर हम उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो उनसे जो पानी बनने की जो अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, वो अति मंद होती है ना। इतनी मंद होती है कि किसी प्रयोग के द्वारा हम आसानी से उसके वेग को हम नहीं ज्ञात कर सकते। इसी प्रकार से देखो, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये एक वेरी स्लो रिएक्शन होती है।
बहुत धीरे धीरे होती है ना। कई महीनों में या सालों में जाकर के पता चलता है कि लोहे पर जंग लग रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जो बहुत धीरे धीरे होती हैं, उनकी सांद्रता में, अभिकारकों की सांद्रता में, उत्पादों की सांद्रता में कई महीनों में या कई दिनों में भी कोई उनमें मापनीय या दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता। अब इसके साथ साथ इन दोनों अभिक्रियाओं के बीच में कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम मंद अभिक्रियाएं कहते हैं, जिन्हें कहते हैं मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो कुछ मिनट में या कुछ घंटों में ये पूरी हो जाती हैं, जो कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में या कुछ घंटों में पूरी हो जाती है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है मंद अभिक्रियाएं। और जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें जो मंद अभिक्रियाएं होती है, प्राय इसी प्रकार की जो मंद अभिक्रियाएं होती है उनका वेग प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे इसमें मंद अभिक्रियाओं में हम पढ़ेंगे, जैसे जो इक्षु शर्करा होती है उसका जल अपघटन, और इसी प्रकार से जैसे एथिल एसीटेट का जल अपघटन, ऐसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन, अमोनियम नाइट्राइट का विघटन, ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो कुछ मिनट में या कुछ घंटों में वो पूरी होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं मंद अभिक्रियाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में हम जो मंद अभिक्रियाएं हैं उनका वेग जो है प्रयोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक चीज और देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखो मैंने आपको बताया कि जो केमिकल काइनेटिक्स होती है, केमिकल काइनेटिक्स में जो मंद अभिक्रियाएं होती है उनका प्राय मंद अभिक्रियाओं के वेग को ही प्रयोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि जो फास्ट रिएक्शन होती है या वेरी स्लो रिएक्शन होती है उनको वेग को आसानी से नहीं मापा जा सकता। तो जो मंद अभिक्रियाएं होती है उनके वेग को, मंद अभिक्रियाएं होती है ना, जो अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो मंद अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि उनमें जब अभिकारक उत्पाद में चेंज होते हैं तो बॉन्ड, अभिकारकों से बॉन्ड टूटते हैं और प्रोडक्ट जब बनते हैं उनमें नए बंध बनते हैं। तो इसी वजह से जो अभिकारकों से उत्पाद बनने की जो क्रिया होती है ना, उसमें अंतर होता है, क्योंकि विभिन्न बंधों की जो ऊर्जा होती है वो टूटने की और बनने की वो अलग अलग होती है। एक चीज और देखिए, देखो जो काइनेटिक्स होती है, ये काइनेटिक्स बल गतिकी काइनेटिक्स। देखो ये जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के वर्ड काइनेसिस से बना है। ये कहीं से बना है? काइनेसिस, जिसका मतलब होता है गति या इसको कहिए चाल। काइनेसिस को क्या कहेंगे? गति या चाल, या इसको कहते हैं वेग। एक चीज और देखिए, देखो जो ऊष्मा गतिकी होती है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स हमें अभिक्रिया की संभावना बताती है कि कोई अभिक्रिया संभव है या नहीं है। हमें पता है कि जिन अभिक्रियाओं के लिए गिब्स फ्री ऊर्जा डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है वो अभिक्रियाएं संभव होती हैं। जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान निगेटिव होता है केवल वही अभिक्रिया संभव होती है। उन्हीं अभिक्रियाओं में अभिकारकों से प्रोडक्ट बनते हैं, और जिनके लिए इसका मान पॉजिटिव होता है वो अभिक्रिया असंभव होती है। तो देखो जो थर्मोडायनेमिक्स होती है वो हमें बताती है कि कोई अभिक्रिया संभव है
की नहीं है। अभिक्रिया के वेग के बारे में थर्मोडायनेमिक्स से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन जो बल गतिकी होती है इससे अभिक्रिया के वेग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिक्रिया का वेग किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, जैसे ताप द्वारा, दाब द्वारा, सांद्रण द्वारा, उत्प्रेरक की उपस्थिति द्वारा। तो इन कारकों के प्रभावों का अध्ययन जो है बल गतिकी में किया जाता है। और अभिक्रिया से उत्पाद कैसे और किन किन माध्यमिक पदों के द्वारा बनते हैं और अभिक्रिया का वेग किस पद पर निर्भर करता है, इस संबंध में ऊष्मागतिकी से महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये डेफिनेशन आप याद करेंगे ऊष्मागतिकी की। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अभिक्रिया के वेग की। प्यारे विद्यार्थियों, जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला, अभिक्रिया का औसत वेग या अभिक्रिया की औसत दर, एवरेज रेट। किसे कहते हैं अभिक्रिया का औसत वेग या अभिक्रिया की औसत दर? किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की औसत दर या अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग बराबर होगा अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटे अभिक्रिया में लगा समय। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए ये रिएक्शन है Rp, ये अभिक्रिया है। R का मतलब अभिकारक है, रिएक्टेंट, P से प्रोडक्ट है। मतलब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। मान लो प्रारंभ में T बराबर 0, मतलब प्रारंभ में जो अभिकारकों की सांद्रता है, प्रारंभ में अभिकारक नहीं होते तो उत्पाद नहीं होते तो उत्पादों की सांद्रता 0 ली हुई है। तो मान लो प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता जो है वो R है और उत्पाद की जो सांद्रता है वो 0 है। अब मान लो R से प्रोडक्ट बनना है, जो अभिकारक R है ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। मान लो T1 समय में जो प्रोडक्ट R है इसकी R1 मात्रा जो है वो शेष बचती है, इसकी R1 मात्रा शेष बचती है और जो प्रोडक्ट है उसकी जो सांद्रता हो जाती है वो T1 हो जाती है। और T2 समय में इसकी जो सांद्रता है वो R2 रह जाती है, जबकि जो प्रोडक्ट की जो सांद्रता है वो बढ़ करके P2 हो जाती है। देखिए, मान लो हमने प्रारंभ में जो अभिकारक लिया उसकी सांद्रता R है, T1 समय में इसकी कुछ मात्रा ने अभिक्रिया करके प्रोडक्ट बना लिया तो इसकी शेष बची मात्रा R1 बची, है ना। और मान लो इसकी जो प्रोडक्ट है ये इसकी सांद्रता हो गई P1 और T2 समय में इसकी सांद्रता R2 हो गई, इसकी सांद्रता तो घट करके R2 हो गई। अभिकारकों की सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। देखो जैसे जैसे अभिक्रिया होती है ना, अभिकारकों की सांद्रता घटती है क्योंकि अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। तो देखो, तो डेल्टा T समय में मान लो T1 समय में सांद्रता R1 थी उसकी, है ना, और T2 में R2, तो डेल्टा T समय में सांद्रता में परिवर्तन होगा R2/R1 डेल्टा R। मतलब इसकी सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा R का, और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, P2 - P1 डेल्टा P का। तो अब डेल्टा T समय में अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा R अभिकारकों की सांद्रता में कमी है और डेल्टा P उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, ये उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि है। यानी कि जब अभिक्रिया होती है ना, अभिकारकों की जो सांद्रता है वो घटती है, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। तो अभिक्रिया के औसत वेग को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अभिक्रिया की औसत दर
बराबर औसत दर बराबर माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये होता है आर एवरेज। यानी कि देखो जो अभिक्रिया का जो औसत वेग बराबर होता है उसको अभिकारकों की सांद्रता घटने के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। ये क्या है? अभिकारक की मोलर सांद्रता में परिवर्तन एक निश्चित समय अंतराल में या एकांक समय में कहिए, अभिकारक की मोलर सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। या इसे कहेंगे एक निश्चित समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता में हुई बढ़ोतरी को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। देखो यहाँ पर ये ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह ये दिखाता है कि जैसे जैसे अभिक्रिया होती है समय के साथ में जो है अभिकारकों की सांद्रता घट रही है। हाँ, तो अब देखते हैं तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, अभिक्रिया के वेग को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अभिक्रिया का औसत वेग या अभिक्रिया की औसत दर। अभी मैंने आपको बताया कि किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसमें सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, सांद्रता में जो उसकी कमी होती है, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में होने वाली कमी कहलाता है अभिक्रिया का औसत वेग। या किसी निश्चित समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता में होने वाली बढ़ोतरी को कहते हैं अभिक्रिया का औसत वेग। अब तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं? तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इसको RINST के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते हैं? किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर कहलाते हैं। देखो ऐसी मान लो अभिक्रिया ये है, अभिकारक है, ये उत्पाद बनना है। इसके लिए देखो अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता घटने के रूप में और उत्पाद की सांद्रता बढ़ने के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो तात्क्षणिक वेग किसे कहेंगे? किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं, है ना। यहाँ पे तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है और यहाँ पे उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है, मतलब किसी निश्चित क्षण पर उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। या किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर को कहते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग। देखो अभिक्रिया का जो औसत वेग था उसमें यहाँ पे डी की जगह डेल्टा रखा हुआ था, डेल्टा चिन्ह, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी औसत वेग में। यहाँ पर उसकी जगह लिखा है डी, है ना। देखो यदि डेल्टा टी का मान छोटा होता है, डेल्टा टी का मान बहुत छोटा होता है तो अभिक्रिया का औसत वेग जो है तात्क्षणिक वेग के बराबर हो जाता है। औसत वेग को तात्क्षणिक वेग कब कहेंगे? जब डेल्टा टी जो होता है वो लिमिटिंग टू जीरो, डेल्टा टी लिमिटिंग टू जीरो, मतलब डेल्टा टी जो समय अंतराल होता है ना, समय अंतराल शून्य की ओर अग्रसर होता है, मतलब किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक की सांद्रता में होने वाले, देखो ये अभिकारक की सांद्रता में कमी है, ये उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि है।
तो किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक की सांद्रता में होने वाले कमी की दर को अभिक्रिया का तात्क्षणिक दर या वेग कहते हैं। देखो, इसको आप औसत वेग या तात्क्षणिक दर को इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके घर से, मान लीजिए जो दिल्ली हमारी राजधानी है, मान लो उसकी दूरी 50 किलोमीटर है ना। और दिल्ली तक जाने में आपको जो एवरेज समय जो लगता है वो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा लगता है। तो यानी कि आपकी जो औसत चाल हो गई वो आप ये हो गई कि 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर चलते हैं। अब देखो, पूरे रास्ते के दौरान जो है आपकी जो मान लो आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, पूरे रास्ते के दौरान आपकी जो स्पीड है वो स्थिर नहीं रहती। मान लीजिए कहीं पे आपको रोड खाली मिला, वहाँ पे आपने मोटरसाइकिल चला दी 60 से ज़्यादा की स्पीड से, कहीं पे 70 की स्पीड से चला दी, कहीं पे भीड़ मिली तो उसकी स्पीड कम हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई या 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। ओवरऑल आपको घर से दिल्ली में जाने में जो लगा समय है वो 60 मिनट हो गया। मतलब आपने 50 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में आपने तय की, यानी कि आपकी जो चाल हुई वो 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो जो आपकी औसत चाल क्या हुई, मतलब औसत जो चाल हुई वो आपकी, भाई देखो रास्ते में आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाई, 70 की स्पीड से चलाई, 60 की स्पीड से चलाई, 10 की स्पीड से भी चलानी पड़ी, 20 की से भी, लेकिन जो ओवरऑल जो आपको वहाँ तक जाने में लगा समय है वो 60 मिनट हुआ। यानी कि आपकी जो औसत स्पीड आई वो 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 किलोमीटर 1 घंटे में आपने दूरी तय की। तो ये तो बात हुई, मतलब आपको वहाँ तक जाने में ओवरऑल औसत आपकी जो स्पीड थी वो कितनी हुई, 50 किलोमीटर पर आवर। और अगर आपको मान लो आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आपके घर से फ़ोन आया और आपसे आपके फादर ने पूछा भाई तुम जो है कितनी स्पीड से चल रहे हो फ़िलहाल, तो आप तुरंत जो है जो स्पीडोमीटर होता है मोटरसाइकिल का उसमें तुरंत देख के आपने बता दिया कि मैं जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, है ना। तो मतलब किसी निश्चित क्षण पर आपके घर वालों ने आपको, जब आप रास्ते में होते हैं, किसी समय फ़ोन किया, भाई इस समय आपकी स्पीड क्या है, आपने तुरंत देख कर बता दिया इतनी स्पीड है। तो तात्क्षणिक वेग कहते हैं किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को तात्क्षणिक दर कहा जाता है। और देखो, जब अभिक्रिया होती है तो प्रारंभ में अभिक्रिया की दर अधिक होती है, अभिक्रिया तेजी से होती है क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता ज़्यादा होती है ना। अभिक्रिया के दौरान जो है अभिक्रिया की दर स्थिर नहीं रहती, पहले अभिक्रिया तेजी से होती है ना, धीरे धीरे उसकी दर घटती रहती है क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता घटती है ना, और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। क्योंकि जो अभिक्रिया होती है वो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, अभिकारकों की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी अभिक्रिया की दर उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। और अभिक्रिया की दर को हम 2 प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक तो अभिकारकों की सांद्रता घटने के रूप में, है ना, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता घटती है, एक उत्पादों की सांद्रता बढ़ने के रूप में, है ना। जैसे यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता घटने के रूप में, माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो R है इसकी सांद्रता घट रही है, रिएक्टेंट की सांद्रता घट रही है, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ रही है। इसको ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और इसको हम ग्राफ के द्वारा भी समझते हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया के जो वेग की इकाई होती है वो मोल पर लीटर और पर समय टाइम
होती है, मोल पर लीटर पर टाइम। समय जो है ये सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, ये घंटों में भी हो सकता है। अब औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को हम ग्राफ के द्वारा इसको समझते हैं। ग्राफ के द्वारा औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। देखिए, मान लो ये अक्ष जो है अभिकारकों की सांद्रता को प्रदर्शित करती है, ये समय, ये अक्ष जो है ये समय को डिनोट करती है, ये 0 समय, और इसको, और अगर हम समय, ये अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता है ना। तो जैसे जैसे समय बीतता है, अभिकारकों की सांद्रता, जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारकों की सांद्रता घटती है, और इस प्रकार का ग्राफ आता है। जैसे जैसे समय बीतता है क्या अभिकारकों की सांद्रता घटती है ना। ये क्या है, अभिकारक, ये है रिएक्टेंट, है ना। देखो, मान लीजिए यहाँ पे ये समय जो है हमने इसको दिया है 5 मिनट का टाइम दीजिए इसको। ये यहाँ से समय मिनट में, ये यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 है ना, और ये सांद्रता है। एक सेकंड, अभी तो नहीं आ रहे। हाँ, तो विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया के औसत वेग और जो अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग होता है उसको हम ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हम अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचें तो एक इस तरह का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। ये इधर से समय बढ़ रहा है ना, समय मिनट में दिया हुआ है, ये अभिकारकों की सांद्रता है मोल प्रति लीटर में, है ना। ये प्रारंभिक सांद्रता को दर्शाती है, यहाँ पे ये मिला हुआ है। तो देखो, अभिकारकों की सांद्रता धीरे धीरे नीचे आ रही है, अभिकारकों की सांद्रता घट रही है ना। हम पहले देख रहे हैं औसत वेग क्या होता है। मान लीजिए, देखो ये यहाँ पर ये 5 मिनट है। मान लीजिए अगर हम ये ग्राफ देखें तो 5 मिनट पर मान लीजिए अभिकारकों की जो सांद्रता है ना वो R1 है ना, और 10 सेकंड बाद में समय T2 पर, है ना, T2 कितना है, 10 सेकंड बाद में मान लो अभिकारकों की सांद्रता R2 है। तो रेट एवरेज मतलब औसत वेग बराबर होगा, औसत वेग बराबर, हम अभिकारकों की सांद्रता घटने के रूप में लिख रहे हैं, बराबर माइनस डेल्टा, और बराबर ये होगा, देखो ये बराबर होगा R2 माइनस R1, है ना, अपॉन T2 माइनस T1, है ना। और देखो R2 का मान कितना है, या इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, है ना, क्योंकि जो R2 है इसका मान कम होता है तो ये आता है माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। या अगर हम इसे देखें, अगर हम इसका मान रखें, देखो R2 बराबर कितना है 0.2 मोल पर लीटर, माइनस R1 कितना है 0.4 मोल पर लीटर, और T2 माइनस T1 कितना है 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, है ना। तो ये आ जाएगा माइनस 0.2 अपॉन 5, ये आ जाएगा मोल पर लीटर, है ना। ये अभिक्रिया का औसत वेग आ जाएगा। देखो ये जो ऋण चिन्ह है ना, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो ऋणात्मक नहीं होता। ये ऋण चिन्ह तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे अभिक्रिया होती है
अभिकारकों की सांद्रता घटती है। अभिक्रिया का जो औसत वेग है उसके ऋण चिन्ह को उसमें -1 से मल्टीप्लाई करके उसे धनात्मक बना लेते हैं। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता घट रही है ना। तो देखो औसत वेग एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारकों की जो सांद्रता में जो कमी होती है ना, वही कहलाता है अभिक्रिया का औसत वेग। अब देखते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं। तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते हैं। मान लो ये तो आपने अभिक्रिया का औसत वेग निकाल लिया। अगर आपको ये कहे कि भाई इसका अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग बताओ, मान लो 15 सेकंड है, यहाँ पे 15 सेकंड पर अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग बताइए क्या होगा। तो इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर देखो ये 15 सेकंड यहाँ पे बैठेगा, ये 15 सेकंड है ना। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचिए और ग्राफ के द्वारा, इस ग्राफ के द्वारा जो है देखो ये अक्ष समय को प्रदर्शित कर रही है ना। ये अक्ष जो है अभिकारकों की सांद्रता डेल्टा, अभिकारकों की सांद्रता, अब इसे डी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, डी आर है ना। जब परिवर्तन बहुत छोटा होता है तो डेल्टा की जगह डी लिखते हैं है ना, ये डी टी। तो तात्क्षणिक वेग जो होगा ना, रेट इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग जो बराबर होगा वो बराबर होगा -dr अपॉन dt के, -dr अपॉन dt के। तो किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक की जो सांद्रता में कमी होती है या उत्पाद की जो सांद्रता में वृद्धि होती है उसे ही कहते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। तो ये रेट इंस्टेंटेनियस हमने निकाल दिया, dr अपॉन dt है ना। जिस समय पर हमें तात्क्षणिक वेग निकालना होता है उसके संगत जो है स्पर्श रेखा खींचते हैं है ना, और उसका जो ढाल होता है ना, dr अपॉन dt जो ढाल होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर होता है। देखो यहाँ पे ढाल निगेटिव में दिया। देखो जब ढाल नीचे की ओर होता है ना तो उसे माइनस चिन्ह देते हैं, अगर ढाल ऊपर की ओर हो तो वो प्लस होता है, अगर नीचे की ओर आ रहा है तो ढाल को निगेटिव साइन दिया जाता है। तो सभी विद्यार्थी जो हैं अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है ना, और तात्क्षणिक वेग क्या होता है इसको याद करेंगे। आज के इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।